नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर विनोद कुमार इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछले दिनों हम लोगों ने 1857 की क्रांति के बारे में, क्रांतिकारियों के बारे में, कहां कहां क्रांति की आगाज हुई, कहां कहां घटनाएं घटी, उसका नेतृत्व किसने किया, इन सब के बारे में पढ़ा। लेकिन सफलता जो मिलनी चाहिए वो सफलता नहीं मिली। उसकी क्या कारण है, उस कारण के जो परिणाम निकले उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। 1857 के असफलता के कारण आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये सारी बातें लिखी गई हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के असफल होने के कारण। इसमें पहली हेडिंग है निश्चित तिथि से पूर्व क्रांति का भड़कना। प्यारे बच्चों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, भारत के क्रांतिकारियों ने भारत में क्रांति करने के लिए एक निश्चित टाइम फिक्स किया था और उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर क्रांति हुई होती तो हो सकता है कि अंग्रेज यहाँ से उसी समय भाग गए होते। लेकिन क्या रीजन्स बना कि इतनी जाने गई, इतना विद्रोह हुआ, फिर भी अंग्रेज उस विद्रोह को दबाने में सफल नहीं। इस क्रांति की आगाज की शुरुआत से पहले 31 मई 1857 की तिथि घोषित की गई थी, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब, हाजीमुल खां, बहादुर शाह जफर आदि क्रांतिकारियों ने 31 मई का डेट फिक्स किया था और एक प्लानिंग के तहत उन्होंने एक प्लान बनाया था कि सबसे पहले हम लोग अपने भारतीय सैनिक, हमारे भारतीय सैनिक भाई जो हैं, पहले जो बंदी बनाए गए हैं अंग्रेजों के द्वारा, उन्हें हम मुक्त कराएंगे। उसके बाद अंग्रेज सैनिक अधिकारियों का जान से खात्मा कर देंगे और उनके जितने भी असला हैं और खजाने हैं उनको लूट लेंगे। इसके बाद जो है हम भारत को स्वतंत्र करा लेंगे। लेकिन समय से पूर्व ही जब कोई असफलता होनी होती है, किसी न किसी एक कारण जरूर ही उत्तरदायी बनता है। तो उसी समय से पहले ही 24 मार्च को बैरकपुर छावनी में रहने वाला एक वीर सिपाही जिसका नाम था मंगल पांडे ने 24 मार्च को ही विद्रोह का आगाज कर दिया। इसके कारण वह विद्रोह और जगहों पर फैल गया और कारण ये हुआ कि अंग्रेज उसको दमन करने में, उसको दबाने में सफल रहे। इस प्रकार की निश्चित अवधि से पूर्व जो है क्रांति का भड़कना एक सबसे असफलता का कारण होता है। दूसरा आप देख रहे होंगे क्रांति का स्थानीय स्वरूप। स्थानीय स्वरूप का मतलब है भारत एक बहुत बड़ा देश है और भारत के पूरे भूखंड पे अंग्रेजों का कब्जा था। लेकिन क्रांति की जो शुरुआत हुई वो छोटे छोटे राज्यों, छोटे छोटे क्षेत्रों में ही उसकी शुरुआत हुई। मतलब अगर सभी लोग माफ कीजिएगा, अगर सभी लोग एक साथ क्रांति करते हैं तो हो सकता है कि अंग्रेज नतमस्तक हो जाते और उनको भारत छोड़ के भागना पड़ता। अगली बातें हैं निश्चित लक्ष्य का अभाव। प्यारे बच्चों, सबका अलग अलग अपना मकसद था, सबके अलग अलग अपने स्वार्थ थे, सबके अलग अलग अपनी राहें थी, लेकिन मंजिल एक था। कारण ये था कि सभी का अपना अपना रीजन्स बना। जैसे नाना साहब, तात्या टोपे, ये लोग अपने पेंशन बंद हो जाने के कारण अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए और बेगम हजरत महल, अवध प्रांत अंग्रेज कंपनी के अधीन हो जाने के कारण उनके खिलाफ हुई। इस प्रकार लोग अलग अलग मकसद लेकर के अपने कर्म को दिशा देने के लिए प्रयास हुए, जिसके कारण इनमें आपस में भी फूट देखने को मिला, जिसका कारण हुआ असफलता हाथ लगी। तो ये हुआ निश्चित लक्ष्य का अभाव। फिर अगला है जन साधारण का क्रांति के प्रति उदासीनता। भारत की जनता उस समय इतना शिक्षित और जागरूक नहीं थी।
हमारे पास मल्टीमीडिया पत्र पत्रिका के साधन उपलब्ध नहीं थे। अंग्रेजों के पास सारी सुविधाएं थी। अगर कोई भी सूचना देनी थी तो हम जो है वाहन का प्रयोग करते थे या पैदल जाते थे, या किसी भी मैसेज को भेजने में हमें टाइम लग जाता था। लेकिन अंग्रेजों के पास आधुनिक द्रुतगामी सारे संचार के माध्यम थे, जिनके द्वारा वे हमें जगह जगह पर रोकने का प्रयास कर लेते थे। अर्थात जनता पढ़ी लिखी नहीं थी, जनता समझदार नहीं थी, क्रांति के बारे में उसको कुछ पता नहीं था। देश में जो हलचल सी मची हुई थी, देश में जो अशांति मची हुई थी, जनसाधारण की भावना यही थी कि इन क्रांतिकारियों के कारण ही देश में ऐसे माहौल बना हुआ है। इस प्रकार से जनसाधारण ने साथ नहीं दिया और बहुत से लोगों ने साथ दिया, बहुत से लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत का साथ दिया। तो इस प्रकार से ये क्रांति का सफल होने का ये भी रीजन बनता है। अगला है सैनिक दुर्बलता। सैनिक दुर्बलता का मतलब है कि हमारे जो सैनिक थे वो अंग्रेजों के सामने बहुत कम थे। अर्थात अंग्रेज सैनिक जो थे वो काफ़ी प्रशिक्षित थे, उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे। हमारे जो सैनिक नेतृत्व करने वाले थे उसमें प्रशिक्षित नहीं थे। जो मेन क्रांतिकारी थे बूढ़े बुजुर्ग भी हो गए थे, जिसके कारण सैनिक दुर्बलता का भी यहाँ एक कारण बनता है। एक सैनिक गठन नहीं हो पाया और क्रांति की शुरुआत हो गई। फिर उसके बाद है अगला हम लोग देखते हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम संबंधी विद्रोह के परिणाम। अब यहाँ हम लोग ये देखते हैं कि ये जो 1857 की क्रांति हुई, इसके जो परिणाम क्या हुए, इसके जो नतीजे क्या हुए, इसके निष्कर्ष क्या निकले, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करने का काम करेंगे। तो यहाँ देखा जाए प्यारे बच्चों, क्रांति तो हुई, उसका कुछ सार्थक परिणाम भी निकला, कुछ निरर्थक परिणाम निकला, क्योंकि हमारे बहुत से सैनिक मारे गए, बहुत से लोगों को तोपों से उड़ा दिया गया। और सैनिक दुर्बलता का सबसे बड़ा रीजन ये बना, हमारे पास असलहे अत्याधुनिक नहीं थी। तोप खाने पूरा जो मुगल साम्राज्य का था इनके हाथ में हो गया, पूरा मुगल शासन का अंत हो गया, अर्थात अंग्रेजों के अधीन सब कुछ हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि लेकिन कई कारण सामने आते हैं। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल। प्यारे बच्चों, जब क्रांति हुई तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये हलचल मच गई कि भारत में अब ज़्यादा दिन तक रह पाना जो है संभव नहीं है। इसलिए अंग्रेजों ने एक बिल पास किया कि भारत में अब हम लोग जो है वहाँ की जनता के खिलाफ विद्रोह, जो वहाँ के लोगों ने विद्रोह किया है, उनके जो मांग हैं, उनके जो समझौते हैं, उन्हें हमें मानना पड़ेगा। इस प्रकार से एलिजाबेथ विक्टोरिया, वहाँ की जो रानी, वहाँ की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उन्होंने अपने हाथ में यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी शासन सत्ता का जो है अपने हाथों में पूरा बागडोर ले लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया। और यहाँ के लोगों की जो संधि थी वो संधि मानी, और ये भी तय हुआ कि कोई भी राज्य को अंग्रेज लोग नहीं हड़प सकते हैं, अर्थात यहाँ के लोगों की मांगें भी पूरी की जाएंगी। तो एक प्रकार से ये देखा जाए कि इस क्रांति के आगाज़ के कारण अंग्रेज़ों की नींव तो हिल गई और कुछ मांगें भी पूरी हुई, कुछ अधूरी रहीं। तो इस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी का भी अंत हुआ, रानी के हाथों में सत्ता गया। तो इस प्रकार से यहाँ के लोगों की जो हड़प की नीति थी अंग्रेज़ों की, वो ख़त्म हुई। दूसरा, यहाँ के लोगों की संधि हुई कि हम बिना आपके सहमति के कोई भी कार्य नहीं करेंगे। ऐसा भी इस आगाज के इस क्रांति के कारण ऐसा भी हुआ। फिर उसके बाद है ब्रिटिश सरकार की नीति में परिवर्तन। फिर ब्रिटिश सरकार की जो नीतियाँ थी उनमें इन्हें परिवर्तन करना पड़ा। ब्रिटिश सरकार की जो नीति थी 1858 में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने यह घोषित किया कि ब्रिटिश सरकार राज्यों से समझौता करेगी, और विद्रोह से अंग्रेजों का यह सबक मिल गया कि अब हम ज़्यादा दिन तक
भारत में नहीं रह पाएंगे, क्योंकि भारत के लोगों ने अब विद्रोह शुरू कर दिया है। वैसे इनको भी अब ये पता चल गया था कि हमें यहाँ ज़्यादा दिन तक नहीं रहना है। फिर उसके बाद सेना के संगठन में परिवर्तन। अंग्रेजों ने दमन करने के लिए अपनी बड़ी विशाल सेना का एक गठन किया, तोपखानों का पूरा अपने अंडर में ले लिया। इस प्रकार से अंग्रेजों ने बड़े सेना का गठन करके भारत को फिर से जबरन गुलाम बनाने में उनका ये महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाने का काम अंग्रेजों ने किया। सैनिकों में परिवर्तन किया और भारत के जो सैनिक और अंग्रेज सैनिक थे दोनों में हमेशा मतभेद रहता था। तो इस प्रकार से एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना रखने का जो है सिलसिला जारी हुआ। ऐसी भी कंडीशन बनी। फिर धर्म की रक्षा। महारानी विक्टोरिया ने कहा कि सभी भारतीय लोग अपने अपने धर्मों की उपासना करने के लिए अब स्वतंत्र हैं, जबरन किसी से धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाएगा। ये भी एक छूट मिली इस क्रांति के कारण। फिर अगला है भारतीय सरकार और ब्रिटिश में मतभेद। भारतीय सरकार और ब्रिटिश के बीच हमेशा मतभेद होता रहा, जिसके कारण जो है कई अन्य परिणाम निकल के सामने आए, क्योंकि अंग्रेजों को एक लगता था कि अब हम भारत में ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाएंगे और क्रांति की आगाज चलती रही। इस प्रकार से जो है हमें देखते हैं भारतीय सरकार और ब्रिटिश हमेशा एक दूसरे के प्रतिद्वंद्विता में ही लगे रहते थे। तो इस प्रकार से ये परिणाम निकले। अन्य कारण भी हैं, तो अन्य कारण में हम ये देख सकते हैं भारत में राष्ट्रीय जागरण तेजी से होने लगा। इस क्रांति के कारण भारत में राष्ट्रीय जागरण अर्थात लोगों के बीच जो है क्रांति के प्रति जागृति फैलने लगी। अगला है कांग्रेस की स्थापना हुई। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। फिर 1878 में भारतीय संघ की स्थापना की गई। फिर उसके बाद ब्रितानी शिक्षा के प्रचार प्रसार से नए उद्योग धंधों के कारण भारत में विकास हुआ। मतलब अंग्रेजों ने भारत में ब्रितानी शिक्षा सबके लिए लागू कर दिया और जिसके कारण भारत में सभी लोग शिक्षित हुए, उद्योग धंधों की स्थापना की गई। मुगलों के शासन का अंत हुआ और मुगलों के शासन का पूर्ण रूप से खात्मा हो गया 1857 की क्रांति के बाद। फिर उसके बाद भारत में धीरे धीरे स्वतंत्रता का उदय होने लगा। फिर उसके बाद 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ। 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित हुआ और फिर 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हो गया। फिर उसके बाद क्रांतिकारियों का आज़ादी का सपना जो था वो साकार हुआ। अब यहीं पर एक क्लास एंड करते हैं, फिर अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।